क्वेश्चन नंबर है 151। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जो भारत के कोस्टल तट हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, उनको कई जगह को अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो हम इस क्वेश्चन के द्वारा सारे तट को देख लेते हैं और मैप के साथ। देखिए ये हमारा प्यारा भारत का मैप है और ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया है समुद्र से घिरा हुआ है। इसे बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। तो जो कोस्टल जो तट हैं इनके अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि देखिए गुजरात का जो तट है इसे बोला जाता है काठियावाड़ का तट। अब जैसे ये महाराष्ट्र वाला तट है इसे बोल देते हैं पूरा कोंकण तट। अब देखिए ये कर्नाटका वाला पूरा जो तट है इसे बोला जाता है केंद्रा तट और ये केरल केरल वाले तट को बोला जाता है मालाबार तट। क्वेश्चन में अधिकतर ये मालाबार तट पूछता है। अब इधर जो ये तमिलनाडु और ये है हमारा आंध्र प्रदेश, इस पूरे तट को बोला जाता है हमारा कोरोमंडल। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाते हैं? कोरोमंडल। ये हमारा उड़ीसा है और इसके तट को बोलते हैं उत्कल तट। उम्मीद करता हूँ ये सारे तट को एक ही बार मैंने इसी क्वेश्चन के द्वारा समझा दिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और ये हमारी आज की 7वीं वीडियो है, 7वीं क्लास है। आप लोगों ने अगर पिछली क्लास से नहीं देखा है तो जाके सारी क्लासेस देख लीजिए। और ये लूसेंट की मैं जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ और ये लूसेंट की जो बुक है इसका पूरा निचोड़ है। अगर आपने 1000 क्वेश्चन को कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और यह सभी एग्जामों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 152। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? मतलब किस क्षेत्र से है नीली क्रांति का संबंध? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। तो देखिए अब यहाँ पे और भी दिए हैं तो इनको भी देख लेते हैं। जैसे उर्वरक उत्पादन का संबंध किससे? भूरी क्रांति से उर्वरक उत्पादन का संबंध है। और दूध का संबंध किससे? दूध उत्पादन, इसे बोलते हैं श्वेत क्रांति। इसी को बोला जाता है फ्लड क्रांति। तो इसको बोला जाता है दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति कहा आया था। आलू उत्पादन के लिए बोला जाता है गोल क्रांति। आलू गोल गोल होती है इसीलिए इसको गोल क्रांति बोला आलू उत्पादन में। और देखिए हरित क्रांति किस लिए था? गेहूं और चावल के जो खेती हुआ करती है उसके द्वारा उसे बोला जाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर है 153। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए यहाँ पूछा है कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में होता है मूंगफली सबसे ज़्यादा। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? चावल का जो उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है। और पूछ लेगा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में होता है? वो है कर्नाटक। और यहीं पर चाय का भी पूछ सकता है। तो चाय का उत्पादन भारत में असम में सबसे ज़्यादा होता है। और गेहूं अगर पूछ लेता है तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ अन्य फैक्ट को भी बता रहा हूँ जिससे कि पूरी लूसेंट की बुक कवर हो जाए, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कहीं से इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 154। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? तो इसमें पूछा है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी के समान जो ग्रह दिखता है वो है शुक्र। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा शुक्र। अब देखिए यहाँ पे मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह बोलते हैं क्योंकि ये इस पे रेड जॉइंट मतलब ये दहकता हुआ है। और इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डाइमस, दो उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? शुक्र। और सबसे पास सूर्य के पास सबसे पास कौन है? बुध ग्रह है। तो देखिए बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है। और बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे पास में स्थित है। और शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, 82 उपग्रह।
सबसे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं, या इसी को भोर का तारा, सांझ का तारा, इसी को बोला जाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 155। 155 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेकोफेरोल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसी के साथ पूरे विटामिन के रासायनिक जो नाम है एक साथ ही देख लेंगे, और विथ ट्रिक भी देखेंगे, जिससे कि हमें ट्रिक के सहारे सारा पहले याद रहे। तो सबसे पहले देखिए, रेटिनॉल। रेटिनॉल किसको बोलते हैं? जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन बी को क्या बोला जाता है? थायमीन। विटामिन बी को थायमीन। और विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एक्सकॉर्बिक एसिड बोला जाता है। और विटामिन डी को क्या बोला जाता है? कैल्सीफेरोल, जो है विटामिन डी का है। और एक्सकॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का। अब आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ए क्या क्या बोलते हैं? टेकोफेरोल। और यही हमारा क्वेश्चन था, टेकोफेरोल। और एक विटामिन बचता है के। तो विटामिन के को बोलते हैं किलोक्वीन। किलोक्वीन। तो अब इसके सारे विटामिन को, जो 6 विटामिन है, इनके रासायनिक सूत्र को हम एक विथ ट्रिक के साथ देखेंगे। ट्रिक के साथ देखेंगे। रथ। रथ एक टॉफी। याद रखिए, बस आपका काम बन जाएगा। रथ एक टॉफी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, और विटामिन डी, और विटामिन ए, ई, और विटामिन के। तो देखिए, विटामिन ए को रा से क्या बोलेंगे? रेटिनॉल। था से विटामिन बी को क्या, किस रासायनिक सूत्र क्या नाम है? थायमीन। था से थायमीन बन जाएगा। सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ए से बन जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। और का से बन जाएगा डी। विटामिन डी का नाम है विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। तो का से बन जाएगा कैल्सीफेरोल। अब विटामिन ई का नाम क्या होता है? टेकोफेरोल। टा से बन जाएगा टेकोफेरोल। और फी से बन जाएगा विटामिन के का फी से नाम क्या होता है? फिलोक्विन। फिलोक्विन। तो ये फा से बन जाएगा फिलोक्विन। तो मुझे उम्मीद है कि इस ट्रिक के सहारे पूरे विटामिन को एक साथ याद करना कितना आसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 156। दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? पूछा है। तो जहां पे दलदल स्थान होता है वहां से मेथेन गैस निकलती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेन गैस। और मेथेन को कैसे लिखते हैं? CH4। इसका रासायनिक सूत्र है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम किससे रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को। और ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है O2। और हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र है H या H2। ये कहीं लिखा रहता है। तो हाइड्रोजन, ये सारे रासायनिक सूत्र है। कभी कभी एग्जाम में यह पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था? तो यूरिया सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ कि जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ वो भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख के याद भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 157। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा गया? देखिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है AK स्वामीनाथन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहीं पर पूछा, ये तो भारत की बात है, भारत के कौन है? स्वामीनाथन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर यही पूछा होता कि पूरे पूरे विश्व में हरित क्रांति को किसने लाया, तो वो लाए थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। इस तब तब उत्तर हो जाता हमारा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। ये थे पूरे विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता। अब देखिए, हीरालाल चौधरी, ये है नीली क्रांति। नीली क्रांति मतलब मत्स्य पालन, मछली पालन से संबंधित है। तो हीरालाल चौधरी के द्वारा नीली क्रांति को लाया गया था। सैफ पियोदा जो है, ये IT क्षेत्र जो है इसके जन्मदाता माना जाते हैं। संचार क्रांति के जन्मदाता सैफ पित्रोदा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 158। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो वहाँ पे जो गैस का रिसाव हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, उस टाइम क्या है, ये कंपनी थी, वहाँ पे कीटनाशक संयंत्र लगाया गया था, मतलब दवाओं की एक फैक्ट्री थी।
वहीं पर एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था, वो रिसाव हो गया 2 दिसंबर 1984 को रिसाव हो गया और वहाँ पे करीब हजारों लोग की मृत्यु हो गई और उसके बाद उस कंपनी को बंद कर दिया। तो वही पूछा है कि उसमें कौन सी गैस निकली थी, तो वो जो गैस निकली थी मिथाइल आइसोसाइनाइड था। अब देखिए यहाँ पे हम और भी इसका जो सूत्र होता है C2H3NO, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र होता है CCl2F2, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो मैं रासायनिक सूत्र इसलिए बताऊं क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मिथाइल अल्कोहल का कभी कभी पूछ लेता है तो CH3OH, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, ये रासायनिक सूत्र है। आप रासायनिक सूत्र को भी अच्छे से याद करें क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर है 159, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1906 में और कहाँ पर हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे आगा खान। आगा खान इसके संस्थापक थे और इसके पहले अध्यक्ष जो थे, क्योंकि पूछ लेता मुस्लिम लीग के फर्स्ट अध्यक्ष बहुत पूछता है, बकर उल मुल्क थे इसके पहले अध्यक्ष थे। और जो मुस्लिम लीग बनाने का उद्देश्य था कि मुसलमानों को प्रायिकता मिले, पहले मतलब मुसलमानों को अधिक चीज़ें मिल सके, जैसे कि उसमें वोट करने की वो मिले और चुनाव लड़ने की क्षमता हो, तो ये मुसलमानों के लिए ही बनाया था, इसीलिए इसका नाम मुस्लिम लीग भी था एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर है 160, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यहाँ पे पूछा है भारत का प्रथम वायसराय, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केनिंग था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केनिंग पहला गवर्नर जनरल। अब देखिए आपसे कभी कभी पूछ लेता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारिंग हेस्टिंग था। और भारत का पहला गवर्नर जोन कौन था? विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। ये 1857 की क्रांति के टाइम में यही थे। 1857 जो क्रांति हुई थी उसी के टाइम में कैनिंग थे और उसी के टाइम में कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने कंपनी का शासन ले लिया था, तो उस टाइम प्रथम वायसराय बनाए थे कौन? कैनिंग बने थे। क्वेश्चन नंबर है 161, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? अब देखिए मुगल मुगल जो साम्राज्य था उसमें जो अकबर के टाइम में 9 रत्न हुआ करते थे, तो 9 रत्नों में से एक पूछा है टोडरमल के बारे में। जो टोडरमल थे ये भू राजस्व व्यवस्था को देखते थे। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए उसके 9 रत्नों में से सबसे पहले मान लेते हैं, पहले एक थे बीरबल, दूसरे थे फौजी, तीसरे थे अब्दुल फजल और चौथे थे मान सिंह, पांचवें थे तानसेन और छठे थे हाकिम हुमान और सातवें थे राजा टोडरमल। और टोडरमल के ही बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। और आठवें थे मुल्ला दो प्याज और नौवें थे अब्दुल रहीम खाना खाना। ये सभी 9 रत्न थे और इनमें से अब्दुल फजल जो था उसने अकबरनामा को लिखा है। तो कभी कभी ये पूछ रहे अकबरनामा को किसने लिखा है? अब्दुल फजल, जो कि 9 रत्नों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर है 162, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया? तो हिंदू तीर्थ यात्रा को अकबर ने समाप्त किया था। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये 1563 में इसको समाप्त किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। ये अभी मैंने क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। अब देखिए इसी के साथ और भी बुक जो है उसको भी हम देख सकते हैं, जैसे कि शाहजहां की पुस्तक जो थी उसका उसका जो नाम था वो इनायत खान ने लिखा था, शाहजहां की पुस्तक का नाम। और हुमायूं नामा को गुलबदम बेगम ने लिखा था। और हुमायूं जो था गुलबदम बेगम का सौतेला भाई था और गुलबदम बेगम जो थी बाबर की बेटी थी।
बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल जो साम्राज्य आया था सबसे पहले बाबर ने उसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 163। किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी? विलय की नीति या शांति की नीति इसी को कहते हैं। तो डलहौजी जो था इसने कौन सी नीति लागू की थी? विलय की नीति। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 164। कर्नाटक के श्रवणबेला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? तो वहां पे एक मंदिर है और उसके अंदर कौन सी प्रतिमा है? ये है वो मंदिर, विशाल मंदिर है और इसके अंदर है गोमतेश्वर नाथ का जो मंदिर है वो है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो जैन धर्म है, अब इसके थोड़े से और देख लेते हैं। जैन धर्म के पहले जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे ऋषभ देव, और ऋषभ देव को ही आदिनाथ बोला जाता है। और 23वें जो तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर पूछता है बहुत, तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ये 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर है 165। भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए, ये पूछा है भारत में। तो देखिए, भारत में जो पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत में सदस्य सदस्य जो बनते हैं उनकी उम्र कितनी हो चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और वहीं पर अगर प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए जो सदस्य हो सकते हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, कोई भी चुनाव सर जो 21 वर्ष का हो चुका हो वो प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। और राष्ट्रपति का अधिकतम आयु, राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु कितनी है? 35 वर्ष, ये इसका है। और यहीं पर राज्यपाल का पूछ लेगा तो राज्यपाल का भी कितना है? 35 वर्ष राज्यपाल का भी है। और प्रधानमंत्री का पूछ लेगा तो देखिए, प्रधानमंत्री में दो है, एक लोकसभा से भी या प्रधानमंत्री बनते हैं और राज्यसभा से। लोकसभा से तो 25 ईयर्स का है, और अगर यही राज्यसभा से जाएंगे तो उनमें है 30 साल का होना चाहिए। और मुख्यमंत्री बन सकते हैं आपके, मुख्यमंत्री होने चाहिए 25, यही इसकी न्यूनतम आयु है। इतने अगर न्यूनतम आयु रहेगी तो बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 166। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं इसके बीच में नर्मदा नदी बहती है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 167। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उदारित्व किसके पास था? मतलब कह रहा है कि सभी को एकजुट किसने, भारत को एकजुटता के रूप में किसने स्वतंत्रता के बाद पूरे जो राजा राम महाराजा थे सबको इकट्ठा किसने किया? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 168। सन 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए, आत्मीय सभा के संस्थापक किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के भी संस्थापक हैं। राजा राम मोहन राय, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दयाराम सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। और वहीं पर और पूछ लेता है, जैसे आत्माराम पंडुरंग का प्रार्थना समाज से संस्थापक थे। और ज्योतिबा बाई फूले सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। और देवेंद्र टैगोर थे तत्वबोधिक सभा के संस्थापक थे। और स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद रामकिशन मिशन की स्थापना किए थे। ये मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन होगा एक ही साथ डिस्कस हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 169। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं जिसे बोलते हैं जेवलिंग थ्रो। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो गोल्ड मेडल पाए थे, और ये गोल्ड मेडल लाने वाले फर्स्ट थे। और ये 87.58 मीटर इन्होंने फेंका था भाले को। और इसीलिए 7 अगस्त को भाला दिवस के रूप में भारत सरकार
बनाने का निर्णय लिया। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर है 170। किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी? तो जो औरंगजेब था इसने तेज बहादुर को मरवा दिया था, और इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिखों के 9वें गुरु थे जो थे गुरु गोविंद सिंह, सॉरी, सिखों के जो 9वें गुरु थे वो थे गुरु तेग बहादुर, ये 9वें गुरु थे। और सिख के जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। और जो सिख धर्म के फर्स्ट गुरु या फर्स्ट संस्थापक जिसको बोल सकते हैं वो थे गुरु नानक सिंह। क्वेश्चन नंबर है 171। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई? चित्रकला जो थी अपनी बहुत ही चरम सीमा पे पहुंच गई। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के टाइम में चित्रकला अपने अधिकतम टाइम में पहुंच गई। लेकिन सबसे पहले चित्रकला की शुरुआत किसके टाइम से हुई? हुमायूं के टाइम से चित्रकला की शुरुआत हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछता है कि चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के टाइम हुई लेकिन जहांगीर के टाइम में अपने चरम सीमा पे थी। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 172। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? ऐसे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखी थी। हुमायूं जो था वो गुलबदन बेगम का सौतेला भाई था, और गुलबदन बेगम जो थी ये बाबर की बेटी थी। और बाबर तो आपको पता है कि ये मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। और कभी कभी पूछा कि बाबरनामा किसने? बाबरनामा ने बाबर खुद बाबर लिखा है, बाबरनामा ने, क्योंकि बाबर पढ़ा लिखा था, लेकिन हुमायूं जो था पढ़ा लिखा नहीं था, और अकबर भी पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर नामा किसने लिखा है? अकबरनामा लिखा है अब्दुल फजल ने लिखा है। अब यहीं पे देखा है अलबुर्नी की जो पुस्तक है, किताबुल हिंद अलबुर्नी की पुस्तक है। बाबरनामा बाबर ने लिखा, हुमायूं हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। तो ये तो इसका राइट ही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 173। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय थी इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दो क्वेश्चन को बहुत पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो कुमार गुप्त ने की थी, और अगर यहीं पे पूछ लेता विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। इस धर्मपाल विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 174। भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में है? तो जो जगन्नाथ मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए तमिलनाडु में जो है मदुरई मीनाक्षी मंदिर जो है, मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और महाराष्ट्र में है एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और ये नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में पड़ता है, वहीं पर ये स्थित है। कर्नाटक में है विरूपक्ष मंदिर। कहाँ पर है? कर्नाटक। कर्नाटक के हम्पी शहर में विरूपक्ष मंदिर का निर्माण है। क्वेश्चन नंबर है 175। यहाँ पे पूछा है कि शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है पूरी गणितज्ञ में? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पाइथागोरस ये भी गणितज्ञ हैं। और पाणि पाणि की पुस्तक एक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। श्री नामंजाचार्य से एक गणित गणित में ही पुरस्कार दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। तो आज की ये हमारी वीडियो थी, और आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आएगी। और आप लोग जो वीडियो नहीं देखा है जाके देखिए, और आने वाले जो भी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन आपको मैं गारंटी लेता हूँ आपके क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, अगर आपने वीडियो सभी अच्छे से देख लिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।